नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर संदीप खारकर, अब डायरेक्टर हो आदित्य स्पेशलिटी क्लिनिक के, रूमेटाइड स्पेशलिस्ट हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा गया है कि जो भागदौड़ वाली जो जीवन शैली है, इसमें लोगों को एक्सरसाइज का भी समय नहीं मिलता, और देखा गया है कि रूमेटाइड जो है अपना गठिया रोग, उससे भी काफ़ी लोग ग्रस्त है जो क्रोनिक है। तो आप बताइए किस तरह का एक डिजीज होती है, उस बारे में आप बताइए। जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बोलते हैं, जिसे हम गठिया भी बोलते हैं हिंदी में, या मराठी में आमवात बोलते हैं, या इंग्लिश में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये आर्थराइटिस या फिर गठिया वात बोले तो हम जॉइंट का डिजीज करके ही उसको बताया जाता है। बट ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है काफ़ी बड़ी बीमारी है, जिसमें हमारा सिर्फ जॉइंट्स को ख़राब नहीं करता है, ये साथ में जॉइंट्स का डिफॉर्मिटीज करता है, प्लस स्किन पे दाने आते हैं, स्किन में अल्सर्स आ सकते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है, दिल का अटैक आ सकता है, लकवा आ सकता है, फेफड़े खराब होते हैं, लीवर खराब होती है, अतड़ियों में प्रॉब्लम आता है, और प्रेगनेंसी में गर्भाशय में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये छोटा सा बीमारी नहीं है, जहाँ तक कि हमारा सिर्फ जॉइंट पेन्स है या छोटे जो जॉइंट्स रहते हैं, हाथ पैर के जो जॉइंट्स है, इसमें जकड़न आती है या दर्द होता है, ये इसके साथ साथ बाकी भी शरीर को, अवयव को खराब करता है। जब भी कभी सिर्फ जॉइंट पेन होता है, एक जॉइंट नहीं 10 जॉइंट होते हैं, और उसके साथ साथ हमारा स्वेलिंग भी आता है, यानी सूजन आती है, साथ में इसके साथ सुबह के वक्त यदि जकड़न रहती है, तो इसे गठियावात समझना चाहिए, और इसके हिसाब से, निर्देश के हिसाब से इसकी जांच करवाना चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। साथ में ट्रीटमेंट के साथ योगा और आसन्स ये भी अपने काम में आ सकते हैं। बट पहले सबसे मेजर चीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बीमारी है और ये काफ़ी शरीर को खराब कर सकती है, तो इसका निदान बहुत जल्दी करना बहुत जरूरी है। गठियावात के शुरुआती लक्षण एक तो लेडीज़ में ज़्यादा मिलता है, एक उम्र 20 उम्र से 40 उम्र के बीच में आता है, और इसमें सबसे पहले हाथ के जो छोटे जॉइंट्स रहते हैं, इसमें सूजन आती है, दर्द होता है, और सुबह के जो काम करने में जो प्रक्रिया रहती है उसमें हमको तकलीफ होती है, जैसे कि आटा गूंदना या फिर कोई बकेट उठाना या पानी से काम करना। ये साथ में ठंडी के सीजन में बढ़ जाता है, या पीरियड जब चेंजेस होते हैं, समर से विंटर, विंटर से बारिश में, ऐसी जब भी चेंजेस होते हैं तो इसमें ये दर्द बढ़ता है। ये बिना कोई इंजरी से होता है, तो हमारा यदि बिना कोई इंजरी से यदि कोई दर्द बढ़ता है, सूजन आता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी जकड़न ज़्यादा रहता है, तो हमने गठिया समझना चाहिए। ये जनरली 4 से 5 1 लाख पॉपुलेशन में मिलता है, बट अभी बिकॉज कोविड होने के कारण और बाकी डिजीजेस होने के कारण ये थोड़ा इसका प्रमाण बढ़ चुका है, और वो मे भी 6 से 7 केसेस 1 लाख केसेस में पाए जाते हैं। और साथ में हम इसमें छोटे बच्चों में भी ये पाया जाता है, जहाँ कि 3 साल से लेकर 5 साल में भी यदि कोई बच्चा बोलता है कि हमारे पैर में दर्द होता है, चलने से दर्द होता है या सूजन आ जाती है, तो इसे हम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि छोटे बच्चों में गठियावात करके संबोधन किया जाता है। तो ये सिर्फ बड़े उम्र का या मिडिल एज के लेडीज का ही बीमारी नहीं है, ये छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। तो जहाँ कहीं पे भी ऐसे लक्षण मिलते हैं, जहाँ सुबह के वक्त जकड़न होना, दर्द होना, स्वेलिंग आना, और मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस होना, या सीजन चेंजेस में हमारा दर्द बढ़ जाना, तो ये गठिया के लक्षण है, और इसके तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। रूमेटॉइड का जो RA फैक्टर बोलते हैं, या ESR CRP हम जो करते हैं, या RT-CCP करते हैं, ये निदान के लिए काम में आता है। बट यदि किसी का रिपोर्ट्स निगेटिव है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको गठिया नहीं है, क्योंकि हमारे गठिया 114 प्रकार के वात रहते हैं हमारे डिजीजेस में, रोमेटोलॉजी में, जहाँ के जॉइंट का अफेक्शन होता है, और इसमें से सिर्फ 1% या 2% है जो जिसमें गठियावात का रिपोर्ट्स पॉजिटिव आता है। बाकी के रिपोर्ट जो रहते हैं 114 प्रकार में, अलग अलग रिपोर्ट्स करने से पता चल जाता है कि ये गठियावात है, कि SLE है, कि रूमेटॉइड है, कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है। अलग अलग प्रकार के जो वात रहते हैं, इसका निदान करना बहुत जरूरी रहता है। जहाँ पे हमारे शरीर में जो खून में एंटीबॉडीज रहते हैं, वो एंटीबॉडीज हम कैप्चर करते हैं, जिसमें SLE बोलो या रूमेटॉइड बोलो या एंक्लोजिंग बोलो, ये पता चलता है। ये जो एंटीबॉडीज जो रहते हैं, ये शरीर के जॉइंट्स को बोलो या अवयव को बोलो, खराब करते हैं, और उसके कारण ये डिजीज होता है। ये जॉइंट्स का डिजीज नहीं है, या हमारे जॉइंट्स में पाई गई बीमारी नहीं है, ये क्योंकि खून में रहता है, इसलिए खून से निदान किया जाता है,
और उसके एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो जॉइंट को या फिर लिवर को खराब करते हैं। इसलिए जांच करना बहुत जरूरी है। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, उसमें निर्भर नहीं करता है कि बीमारी किस प्रकार की है या बड़ी है या कम है, बट जांच करना जरूरी है। जहाँ पे हमारा पॉजिटिव आता है तो हम बाकी शरीर की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, साथ में हम जॉइंट्स की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। सर आप ये भी बताते चले कि जो क्रोनिक पेशेंट है तो इसमें ऐसा है कि आयुर्वेदिक में ये भी दावा किया जाता है कि उसका ट्रीटमेंट है, काफी लंबा लॉन्ग रन में ट्रीटमेंट चलता है। जी। हालांकि देखा गया तो एलोपैथी में भी काफी एडवांसमेंट आ गया ये रूमेटाइड के बारे में, गांठिया रोग के बारे में। तो आप बताइए कि ट्रीटमेंट कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा बेटर होता है, उस बारे में बताइए। जी, आयुर्वेदिक होम्योपैथी में जो भी निदान है वो एक ही निदान है, गठिया वात या वात। बट हमारे इसमें जो एलोपैथी में इसमें 114 प्रकार के वात को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो हर एक की ट्रीटमेंट एक जैसी नहीं रहने वाली। एक ही वात की बीमारी है बाबा या एक ही इसकी बीमारी है, 114 प्रकार की बीमारी है, उसके अलग अलग ट्रीटमेंट रहती है, अलग अलग अवयव को अफेक्शन होता है। सो आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट नहीं है ऐसे हम नहीं बोलते हैं। आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट है, बट पक्का निदान होना चाहिए किस प्रकार का, कौन से प्रकार का वात है। यदि वो एसएलई है तो वो नॉर्मल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होने वाला है। और साथ में कैसे रहता है कि जैसे आयुर्वेदिक्स में या होम्योपैथी में यहाँ पे हम हेवी मेटल ज्यादा यूज करते हैं, जैसे सुवर्ण भस्म, मर्क्यूरी, सल्फर। इससे शरीर पे बाकी घातक इफेक्ट्स भी होते हैं। जो पेशेंट हमारे पास आते हैं जो ज्यादा लंबे समय के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनमें किडनी खराब होना का प्रमाण ज्यादा रहता है। तो उस वक्त हम हमारी ट्रीटमेंट चालू नहीं कर सकते, क्योंकि किडनी खराब होने के बाद कोई ट्रीटमेंट हम दे नहीं पाते। सो सबसे मेजर चीज है कि उसका निदान होना, किस प्रकार का वात है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना। एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट कोई 100% फुल प्रूफ नहीं है, बट इसमें ये मालूम है कि हम किस चीज को ट्रीट कर रहे हैं और क्या चीज को ट्रीट कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। सो हमको यदि ये पता चलता है कि हाँ ये बीमारी से किडनी खराब होती है, ये बीमारी से लीवर खराब होता है, तो हमको जॉइंट के साथ उसके तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट रहती है, ट्रीटमेंट बीच में बंद नहीं कर सकते। कम ज्यादा प्रमाण में होती है, जैसी बीमारी कम होती है या ज्यादा होती है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है, बट ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सब जॉइंट्स को भी खराब करता है, साथ में अवयव को भी खराब करता है। सर आप ये भी बताते चले कि जो रूमेटाइड जिनको है तो किस तरह से उन्होंने खाने पीने का एक्सेप्शन करना चाहिए, या कौन सा प्रिवेंशन का रास्ता है जिससे वो कंट्रोल कर सके डिजीज। हमारे एलोपैथी में हम रूटीनली बताया जाता है कि कोई पथ्य मत करो, बट ऐसी नहीं है। पथ्य करना रहता है। जहाँ पे एंटीबॉडीज रहता है वहाँ पे जिस चीज़ों से एंटीबॉडीज बढ़ती है, जैसे कि मांस, मटन, मच्छी खाने से एंटीबॉडीज ज़्यादा बढ़ती है, जिसमें खून का जो दोष रहता है वो बढ़ जाता है, तो हम मांस मटन नहीं खाने बोलते हैं। साथ में जिस चीज़ से हमारे तकलीफ बढ़ती है, जैसे कि किसी का ठंड खाने से बढ़ती है, आइसक्रीम खाने से या खट्टा खाने से बढ़ता है, तो वो चीज़ें नहीं लेना चाहिए। परहेज एज सच नहीं है, बट परहेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ का ही रोल है और एंटीबॉडीज़ किसी भी चीज़ से बढ़ सकती है। तो हमें जैसे पता चलता है कि मैंने ये चीज़ करने से ये बीमारी बढ़ती है, तो उसको ज़िंदगी भर के लिए हमने उससे दूर रहना चाहिए। जी, ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ काफ़ी लंबी रहती है। इसमें हम सबसे पहले DMRDs यानी डिजीज मॉडिफाइंग रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि HCQS बोलो या लेफ्लोनामाइड बोलो या सल्फासालाज़ाइन, ये ड्रग्स चालू करते हैं। और यदि बीमारी ज़्यादा बढ़ी रहती है तो हम उसमें फॉलिट्रेक्स भी चालू करते हैं, जो एंटी मैलिग्नेंसी ड्रग के इक्विवेलेंट रहता है। साथ में इसमें एक न्यूअर ड्रग्स जो आए हैं, जैसे कि जैक इनहिबिटर्स और CD4 और 20 NCD, TNF अल्फा, ये जो ड्रग्स आए हुए हैं, ये बायोलॉजिक्स करके ड्रग्स रहते हैं। ये शरीर को उस बीमारी से काफ़ी ठीक करने की प्रयास करते हैं, बट ये काफ़ी महंगे होने के कारण हम रूटीनली इसे यूज़ नहीं कर सकते। बट बायोलॉजिक्स जो है ये थोड़ी अभी टारगेटेड थेरेपी आ चुकी है, जिसमें हम डिजीज को काफ़ी कम कर सकते हैं। हमारा नंबर अभी नीचे स्क्रॉल हो रहा है, वही नंबर से आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, या फिर केयर हॉस्पिटल नागपुर में भी कॉल कर सकते हैं, जहां से आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है, वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी, और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दोनों मिल सकते हैं केयर हॉस्पिटल। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और